ऋचा चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। 15 मिनट में आपको बताने जा रहे हैं 15 बड़ी खबरें और इन खबरों के साथ ही जुड़ी रहेंगी देश भर की सियासी गलियारों की गहमा गहमी। तो आपको बताते जाएं, सबसे पहली खबर है आपके लिए खुशखबरी भरी है कि देश में कोरोना के सक्रिय मामले जो हैं पिछले 539 डेज में सबसे कम रहा है और टीकाकरण जो है और मजबूत हुआ है। आपको डाटा बताते हैं कि आखिर क्या कुछ है। ये पूरे मामले जो हैं कोरोना की स्थिति को लेकर के 24 घंटे में 9,119 मामले टोटल सामने आए हैं। कुल सक्रिय मामलों की अगर बात करें तो 1,09,940 अभी हैं सक्रिय मामले। 24 घंटों में टीकाकरण की संख्या अगर बताएं तो 76,54 लाख जो हैं वो टीकाकरण हुए हैं। कुल टीकाकरण की अगर बात करें तो 120 करोड़ टीकाकरण जो हैं वो हो चुके हैं, पहली और दूसरी डोज मिला करके। ये है कोरोना की स्थिति पूरे देश में। इसके साथ ही सरकार ने ये साफ कर दिया है कि संसद के शीतकालीन सत्र का जो पहला दिन रहेगा, यानी कि सोमवार को इसकी शुरुआत होगी 29 तारीख को, और उसी दिन कृषि बिल जो है वो वापस लिया जाएगा। इसके लिए बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से व्हिप भी, मतलब कि बीजेपी की तरफ से व्हिप जो है वो जारी कर दी है कि किसी को भी उस दिन संसद में अनुपस्थित होने की मंशा पे कोई अगर गौर करता है, चाहे कोई बहाने करता है, तो नहीं चलेगा। उस दिन हर किसी को वहां पे उपस्थित रहना है। इसके साथ ही विपक्ष की अगर बात करें तो कांग्रेस ने अपनी बैठक कर ली है और शीतकालीन सत्र को लेकर के सरकार को कैसे घेरना है इस पर भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है, जिसमें से किसान का मुद्दा, एमएसपी, लखीमपुर खीरी जैसे कई मुद्दे जो हैं वो कांग्रेस जो है इस पूरे शीतकालीन सत्र में उठाएगी। ये जो पूरी बैठक जो है वो कांग्रेस में के सोनिया गांधी, जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं सोनिया गांधी, उनके घर में ये पूरी बैठक हुई है। और इसको लेकर के इस बैठक में अगर हम बात करें तो एक एंटनी, आनंद शर्मा, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, के सुरेश, रवनीत बिट्टू और जयराम रमेश समेत कई अन्य नेता जो हैं वो शामिल रहे। और पूरी जो 29 नवंबर से शुरू होने वाला है शीतकालीन सत्र, उस पे रणनीति को लेकर के चर्चा की गई। इसमें से कांग्रेस जो है किसान, एमएसपी व लखीमपुर खीरी की घटनाओं को सत्र में लाएगी। विपक्षी पार्टियों के साथ एकजुट होकर और भी कई मुद्दे जो हैं वो सदन में उठाएगी, सरकार का घेराव करेगी। कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने इससे पहले वो बोल चुके हैं कि संसद के आगामी सत्र में महंगाई का मुद्दा भी उठाया जाएगा और भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस सार्वजनिक मंचों और संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में कोविड कुप्रबंधन को लेकर के वो इन मुद्दों को भी उठाएगी। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार कोविड को लेकर के ट्वीट भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का घमासान जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से एक बार फिर जो है वो मोर्चा खोल दिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि चरणजीत चन्नी पे निशाना साधा है और भूख हड़ताल पर बैठने की धमकी देते हुए उन्होंने कहा है कि 2 महीने पहले जब चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार बनी थी तो हमने कहा था कि ड्रग तस्करी संबंधी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, लेकिन अभी तक यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। सिद्धू ने कहा कि लोग उनसे सवाल पूछते हैं। पंजाब में कांग्रेस प्रधान ने, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि अगर ये रिपोर्ट जल्दी नहीं खोली जाएगी तो वह सरकार के खिलाफ मरण व्रत जो है अनशन पर बैठ जाएंगे। पिछली बार भी कैप्टन सरकार रिपोर्ट को दबाकर बैठी थी। अब चन्नी सरकार ठीक वही काम कर रही है। अगर ऐसा चन्नी सरकार सेम रणनीति अपनाती है तो हम उनके खिलाफ रहेंगे। ये नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है। गाहे बिगाहे नवजोत सिंह सिद्धू जब से चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार बनी है उसके खिलाफ कोई ना कोई बहाने लेकर वो आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। शायद नवजोत सिंह सिद्धू फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि वो जिस मंशा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे कि पंजाब की कमान जो है उनके हाथों में दे दी जाएगी, वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि पार्टी की तरफ से पंजाब की कमान
अध्यक्ष बनाते हुए दे दी गई है, लेकिन पूरे पंजाब की जो सरकारी कमान है वो अभी तक सिद्धू को नहीं मिल पाई है। चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन उन चेहरों में सिद्धू कहीं नजर नहीं आते हैं। तो ये है कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है, जो खत्म होने का नाम नहीं लेती है, और कांग्रेस बार बार जो है वो अपने ही नेताओं के सामने घिरी रहती है। इससे पहले और बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में 170 प्रत्याशी घोषित करने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीति और रणनीति बदल दी है। वो अब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। चुनावी समर में वो गठबंधन के साथ उतर रहे हैं। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों को मुफ्त बिजली और बकाया बिल माफ करने की घोषणा की। तो इसको लेकर के 170 विधानसभा क्षेत्र में उसने बिजली गारंटी पर जन जागरण अभियान भी चलाया। मगर अब 2 महीने बाद वह जनाधार बढ़ाने के लिए साइकिल की सवारी करने को तैयार हो गए हैं। दरअसल मुफ्त बिजली और किसान के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सुर लगभग एक हैं। वहीं आप शुरुआत से ही देख रहे हैं कि भाजपा के विरोध में भी ये दोनों पार्टियां जो हैं एक साथ एक मुद्दे पे ताल ठोकती हुई नजर आती हैं। ऐसे में अब यूपी में अपना जनाधार बढ़ाने की जुगत में जुटी आम आदमी पार्टी अपना फायदा साइकिल की सवारी करके ही देख रही है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह लगातार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता अभी तक उनको हाथ नहीं लगी है। और आगामी चुनाव में भाजपा को सबसे बड़ी चुनौती सपा ही दे सकती है, इसलिए उसकी कोशिश सपा के साथ गठबंधन बनाने की है। संजय सिंह लगातार अखिलेश यादव से मिल रहे हैं। आपने देखा कि मुलायम सिंह यादव की बर्थडे पार्टी में भी वो काफी सक्रिय नजर आ रहे थे और उनसे करीब होने की कोशिश कर रहे थे। वो पार्टी में भी काफी सुर्खियों में थे। महाराष्ट्र सीने में दर्द की शिकायत के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को अस्पताल में भर्ती करवा गया है। विराट कोहली को हटाकर अजिंक्य रहाणे को भारतीय टेस्ट टीम का फुल टाइम कप्तान बना दिया जाएगा, ऐसी खबर आ रही है बीसीसीआई की तरफ से। और अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने 12 चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। पाकिस्तान के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम को भी अमेरिका ने झटका दिया है। और आपको बता दें कि डेमोक्रेसी पर एक वर्चुअल समिट करने जा रहा है अमेरिका, जिसमें 110 देशों को बुलाया गया है, लेकिन अमेरिका ने चीन को नहीं बुलाया है, ताइवान को बुलाया है, रूस को भी नहीं बुलाया है, टर्की को भी नहीं बुलाया है। और इस सब के बीच में चीन के जो 12 कंपनियों को उसने ब्लैकलिस्ट किया है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका चीन को लेकर के पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रहा है। अमेरिका ने सुरक्षा चिंताओं को लेकर के 27 विदेशी कंपनियों को जिसमें से काली सूची में यानी कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें से 12 चीन की कंपनियां भी हैं। अमेरिका ने यह फैसला बुधवार को लिया था। इनमें चीनी कंपनियों के अलावा पाकिस्तान, रूस, जापान और सिंगापुर की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका ने इस कदम के पीछे राष्ट्रीय चिंता का हवाला दिया है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री गिन ए रेमैंडो ने कहा है कि वैश्विक व्यापार राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में जोखिम उठाने के लिए नहीं, बल्कि शांति, समृद्धि और अच्छे वेतन वाली नौकरियों के समर्थन के लिए होता है। इस कदम से अमेरिका तकनीक की मदद से पाकिस्तान के असुरक्षित परमाणु या मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाएगी। चीनी सेना के आधुनिकीकरण में मदद करने वाली कंपनियों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर चीन ने अमेरिका को ताइवान के साथ नजदीकी बढ़ाने से पे आपत्ति जताई है और रोकने को कहा है। उसने अमेरिका को आगाह करते हुए कहा है कि वह तत्काल ताइवान से घुलना मिलना बंद करे। ध्यान रहे कि अमेरिका ताइवान आर्थिक समृद्धि साझेदारी विमर्श इसी हफ्ते आयोजित हुआ है और डेमोक्रेटिक मीटिंग में अमेरिका ताइवान को बुलाया है और चीन को नहीं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाई लिजियान ने कहा है कि चीन अमेरिका के इस बर्ताव पे कड़ा विरोध करता है। प्रवक्ता का कहना है कि चीन पूरी कड़ाई के साथ उन सभी देशों की ताइवान के साथ
किसी भी नाम या रूप में आधिकारिक वार्ता का विरोध करता है जो चीन के कूटनीतिक साझेदार हैं। झाओ ने कहा कि अमेरिका को पूरी ईमानदारी से चीन के वन चाइना सिद्धांत का पालन करना चाहिए। चीन और अमेरिका के संयुक्त वक्तव्य में तीसरा कोई भी पक्ष नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि वह ताइवान प्रशासन को भी सख्त चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिका से जोड़ने के किसी भी प्रयास और किसी भी अन्य देश से समर्थन जुटाने की कोशिश को वो गंभीरता से लिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। गौर करने वाली बात है कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान वर्षों से खुद को चीन से अलग बताता है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बताता है। चीन का हिस्सा मानने से ताइवान जो है वो इनकार करता है। तो ये जो सुर्खियां हैं ये बेहद ज़रूरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। संसद का निचला सदन जो है, चलिए इन सब बातों को छोड़ देते हैं और आगे की बात करते हैं। चीन के नापाक हरकतों के बीच 26 नवंबर को हाई लेवल की बातचीत होनी है और इस बातचीत में चीन, रूस और भारत तीनों शामिल रहेंगे। मतलब कि RIC की जो 18वीं बैठक है वो शुरू होने जा रही है, जिसमें रूस, भारत और चीन ये तीनों देश जो है हिस्सा लेंगे। भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर जो है इसमें शिरकत करेंगे। ये वर्चुअल मीटिंग होगी। ये गुरुवार को यानी कि 26 नवंबर को होने जा रहा है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार विदेश मंत्री S जयशंकर की अध्यक्षता में रूस, भारत और चीन RIC समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक की 18वीं बैठक जो है शुक्रवार को यानी कि 26 नवंबर को डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। इसमें कहा, जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया कि बैठक में इन देशों के विदेश मंत्रियों की क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों सहित RIC त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने के बारे में भी चर्चा जरूर होगी। बयान के अनुसार RIC समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक मॉस्को में सितंबर 2020 में हुई थी। इसके बाद भारत ने इसकी अध्यक्षता का दायित्व संभाला था, लेकिन कोविड की वजह से ये मीटिंग जो है वो वर्चुअल हो रहा है। इसमें कहा गया कि बैठक के बाद भारत अगले 1 वर्ष के लिए RIC की अध्यक्षता जो है वो चीन को सौंप देगा। ये जो RIC जो है वो त्रिपक्षीय ट्राइपॉड एक मीटिंग है, एक कहें कि सहभागिता है जिसमें चीन, रूस और भारत होते हैं और इन तीनों की जो बातें होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को लेकर के होती है। लेकिन चीन फिलहाल जिस तरह की हरकतें कर रहा है भारत के लिए वो चिंता का सबब है और ऐसा लग रहा है कि भारत इन मुद्दों को डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन उठाएगा जरूर। और इन सब के बीच में बता दें कि यूपी के बीजेपी के एक मंत्री का बयान आया है कि अगर उनको मौका मिला तो मदरसों को बंद कर देंगे, क्योंकि मदरसों से सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी पैदा होते हैं और वो देश की के लिए खतरा होते हैं। ऐसे में उन्होंने कई जो है वो दलीलें दी हैं इसको लेकर के। उनका कहना है कि जो मदरसे हैं, सिर्फ यूपी की अगर बात करें तो 22,000 मदरसे हो गए हैं, जो परेशानी का सबब है सरकार के लिए। इन मदरसों में जो है भारत विरोधी जो गतिविधियां भी होती हैं और जो शिक्षा भी दी जाती है कुछ उसी तरह की दी जाती है, कट्टरपंथिता सिखाई जाती है और इससे आतंकवाद को भी बढ़ावा मिलता है। 27 नवंबर को चंडीगढ़ आएंगे आपके राष्ट्रीय संयोजक। फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल का जो है वो पंजाब का दौरा लगने वाला है। वो 27 नवंबर को चंडीगढ़ जाएंगे। मोहाली में हो रहे अध्यापकों के धरने में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल। अगले हफ्ते संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इसको देखते हुए DTC बसों के रूट्स में जो है बदलाव किए जाएंगे। सुनहरी मस्जिद से रफी मार्ग, संसद मार्ग, रेड क्रॉस रोड, इम्तियाज खान मार्ग में बसों की आवाजाही 3 हफ्ते के लिए बंद की जा रही है। यह बदलाव 29 नवंबर से लागू होगा। कांग्रेस पार्टी का जो है वो आपको बता दिया गया है और और भी कई चीज़ें हैं जिनको कि हमारे लिए जाना। अच्छा, एक खबर जो हमसे छूट गई है वो ये है कि
परमवीर सिंह को से जो है काफ़ी लंबा चौड़ा इंट्रोगेशन चला है, पर ऐसी खबर आ रही है कि परमवीर सिंह ने काफ़ी कुछ उगले हैं। एक बार फिर उनसे जो है पूछताछ जारी होगी कल भी, और क्या कुछ खुलकर निकलकर सामने आता है वो देखने वाली बात रहेगा। इन सब के बीच में संघ प्रमुख ने एक आज पुस्तक के विमोचन के समय कहा कि देश विभाजन न मिटने वाली, देश का जो विभाजन है वो ना मिटने वाली पीड़ा है, और ये तभी दूर होगी जब ये विभाजन रद्द होगा। जो खंड हुआ है उसको फिर से अखंड भारत में तब्दील किया जाएगा। देश विभाजन जो था वो सुनियोजित था। विभाजन सियासी प्रश्न नहीं बल्कि अस्तित्व का प्रश्न है। उन्होंने ये भी कहा कि जो आज भी विभाजन की बात करते हैं उनको जान लेना चाहिए कि ये 1947 नहीं बल्कि 2021 है। अगर बांटने की कोशिश करेंगे तो कटने के लिए भी तैयार रहें। उन्होंने ये भी कहा कि जो सबल होते हैं वही अहिंसक होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं उनको भगवान भी नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान के लिए भी वो दया के ही पात्र रहते हैं, और दया के पात्र जो रहते हैं उनको वो अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, और एकजुटता जो है वही सबलता की निशानी होती है। ऐसे में सबल होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि उन्होंने शांति की भी बात कही। परमवीर सिंह से पूछताछ जो है वो क्राइम ब्रांच ने की, करीब 7 घंटे तक पूछताछ चली, और परमवीर सिंह से एक्सटॉर्शन मामले में पूछताछ में जांच आयोग के सामने एक बार फिर वो हाजिर हो सकते हैं, ऐसा हमने बता दिया है। और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण होगा। संसद के सेंट्रल हॉल से होने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री सहित तमाम राजनेता शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों व राजकीय कार्यालयों में भी यह प्रसारण होगा। यूपी राज्यपाल सचिवालय ने इस संबंध में जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए हैं। राजधानी के BBU LU लोहिया व AKTU सहित सभी शिक्षण संस्थानों में ये निर्देश जारी किए गए हैं। 11 यानी कि 26 नवंबर को 11 बजे से ये कार्यक्रम जो है संबोधन जो है शुरू होगा, और संबोधन में विश्वविद्यालय के कुलपति को मौजूद रहने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन में भी इसका प्रसारण होगा, और मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद रहेंगे कल। और इन सब के बीच में आपको बता दें कि कल 26 नवंबर है, यानी कि 26 से 11, ये 26 से 11 हमले की बरसी का दिन है। और इस अवसर पर हम आपके लिए एक स्पेशल पूरी डिटेल के साथ, अंदरूनी खबरों के साथ कि क्या कुछ हुआ था इस 26/11 के हमलों को लेकर के, कहाँ कहाँ चूक हुई थी और क्या कुछ और हो सकता था। भारत ने पाकिस्तान को अब तक कितने डॉजियर दिए हैं, कितने प्रमाण दिए हैं, और पाकिस्तान इन प्रमाणों के साथ कैसे खेलता है, ये सारे डिटेल जो है हम आपको बताएंगे। तो कल जरूर देखिएगा 26 से 11 पे स्पेशल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने विचार भी लिख दीजिएगा। बेल बटन दबाइएगा ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है आप तक पहुंचती रहे। ये आज की बड़ी खबरें थी जो आपके इर्द गिर्द घूम रही थी। इन पर एक सरसरी निगाह डालिए और फिर